नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका न्यूज़ मैनिएक में, अ प्लेस फॉर डेली न्यूज़ डेवलपमेंट, जहां आपको मिलता है डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मेरा नाम है यतेंद्र सिंह। मैंने अपनी मास्टर्स करी है फूड एंड न्यूट्रिशन में, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और अगर आपको मुझसे इंडियन पॉलिटी पढ़नी है तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ मैं डेली लिंक शेयर करता हूँ फॉर माई लाइव क्लासेस। बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज़ की ओर। ये इस न्यूज़ में हमें ये बताया गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 2020-2021 था, उसमें जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ हुई है वो एक्चुअली में ग्रोथ ना होकर कॉन्ट्रैक्ट हो गई है 7.3% की। जब हम बात करते हैं श्रिंक हुई है या कॉन्ट्रैक्ट हुई है 7.3% से, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम मोटा मोटा एग्जाम्पल लें तो अगर हमारी लास्ट ईयर 100 रुपये बढ़ी थी तो इस बार जो है 7.3 रुपये कम हो गई है। आया समझ में? तो इस बार जो है हमारी जो जीडीपी है वो 92.7 रुपीज़ की हमारी ग्रोथ हुई है। तो ये हमारा श्रिंक हो गई। अच्छा, इसमें इस पूरे आर्टिकल में एक चीज़ और बताई गई थी कि जो Q4 था हमारा, यानी कि जनवरी से मार्च वाला जो क्वार्टर था, उसमें हमारी एक्चुअल ग्रोथ भी देखी गई है पूरे ओवरऑल सेक्टर्स में। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक सेक्टर्स में, बल्कि ओवरऑल सेक्टर्स में भी हमारी ग्रोथ देखी गई थी। तो जैसे कि हमें पता है कि लास्ट ईयर लॉकडाउन लग गया था, एकदम से सारी फैक्ट्री स्टार्ट हो गई थी, छोटे मोटे बिजनेस भी बंद हो गए थे। इस वजह से हमारा जो लास्ट ईयर की ग्रोथ थी वो काफ़ी इफेक्ट हुई है। अब बात करते हैं कि इस साल भी तो लॉकडाउन लग रहा है, इस साल भी लॉकडाउन लग रहा है, तो इस साल भी क्या ऐसी ही ग्रोथ रहेगी? नहीं, ऐसी ग्रोथ नहीं रहेगी इस बार। क्यों? क्योंकि इस बार जो है लोकल लॉकडाउन्स लग रहे हैं या रीजनल लॉकडाउन्स लग रहे हैं, और वो भी उनकी टाइम लिमिट दी जा रही है। तो लेकिन लास्ट ईयर 2020 में नेशनल लॉकडाउन था, इस बार रीजनल लॉकडाउन से विद सर्टेन लिमिटेशंस और सर्टेन एक्सेम्पशंस गिवन टू देम। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो बिजनेस है, बिजनेस साइकिल है, वो चल रही है। तो इस बार की जो हमारी ग्रोथ रहेगी वो लास्ट ईयर की ग्रोथ से ज़्यादा रहेगी, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2021-22 की जो फाइनेंशियल ग्रोथ रहने वाली, जो जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है, वो समवट 8 to 9% की ग्रोथ रहेगी, इस ब्रैकेट में रहेगी। अब सवाल ये भी आता है कि अक्सर हम पूछा जाता है कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं। अक्सर ये आ जाता है कि 7.3% घटी, 2% बढ़ी, 4% बढ़ी, या इतनी ग्रोथ रेट रही। तो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? इट इज़ कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द डेटा फ्रॉम प्रीवियस ईयर ऑफ द सेम टाइम पीरियड। पिछले साल का इसी समय का जो, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जनवरी मार्च हमने लिया, जनवरी मार्च 2021 का हमने लिया कि 2021 में जनवरी से मार्च की जो भी हमारी प्रोडक्शन हुई उसका हमने डेटा ले लिया, जो भी हमारा आउटपुट रहा था उसका। और फिर 2020 से का जनवरी मार्च का हमने आउटपुट ले लिया। ठीक है, तो जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में हमारी Q4 2020-21 के जो फिजिकल ईयर है, यानी Q4 ऑफ 2020-21 में कितनी ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पे हमारी Q4 अब मैं आपको बता दूं कि जो है ग्रोथ आपने यहाँ पे 1.6% देख रहे हैं, ये एक्चुअली कंपेयर किया गया था आपके थर्ड क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। जो जनवरी से मार्च 2021 को अगर हम कंपेयर करें जनवरी से मार्च 2020 को, तो हमारा फिर भी जो है थोड़ा सा डाउनफॉल है, क्योंकि जनवरी से मार्च 2020 में करीबन जो है 3% की ग्रोथ थी। आई होप दैट इज़ क्लियर। यहाँ पे ये वाला जो लाइन है कि हमारी जनवरी मार्च Q4 की ग्रोथ हुई है, ये कंपैरिजन है आपका Q2 Q3 से, यानी कि जो आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर का क्वार्टर था, या आपका जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर था, उसके कंपैरिजन में ग्रोथ है, ना कि आपका लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। वरना जनरली, अच्छा, ये जो 7.3 आपको मिला है जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट पर 7.3%, ये आपका लास्ट ईयर के जीडीपी से कंपेयर करके बताया गया है कि पिछले साल हमारी इतनी थी और इस साल 7.3% हमारी डाउन हो गई है, डाउन चली गई है। तो अब लास्ट ईयर कितनी थी? लास्ट ईयर हमारी जो 2019-20 वाला जो ईयर था हमारा, उसकी जो जीडीपी ग्रोथ आई है वो आपकी 4% आई है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे डेटा थे, लेकिन अभी रिसेंटली ये कंपाइल होकर फाइनल आता है। जैसे अभी ये 7.3 हमको दिख रहा है, तो ये 7.3 फाइनल नहीं है, अभी एस्टीमेट है। फाइनल डेटा आने में जो आपका थोड़ा समय लग जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी आपका जून चल रहा है, हम मान के चलते हैं कि सितंबर अक्टूबर तक हमारा फाइनल डेटा आएगा, तो ये 7.3 कम ज़्यादा भी हो सकता है, ये 6 भी जा सकता है, ये 8 भी जा सकता है। तो अभी हमें देखना है, लेकिन 2019-20 का हमारा डेटा आ चुका है, एंड दैट इज़ 4%। ये 2019-20 की जीडीपी ग्रोथ थी। तो इसके कंपैरिजन में 2020-21 की -7.3% की ग्रोथ हुई है, यानी इससे इतना कम गया। आई होप बाय नाउ इट इज़ क्लियर कि हाउ जीडीपी इज कैलकुलेटेड।
अभी इस जो क्वार्टर हमारा लास्ट ईयर का रही है रिकवरी या ग्रोथ रही है, इसके बारे में कुछ लाइंस थी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ कि द एक्सटेंट ऑफ रिकवरी इन द परफॉर्मेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इन क्वार्टर 4 रिमेन्स अनसर्टेन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्वार्टर 4 रहा जनवरी से मार्च 2021 वाला, इसमें जो भी अभी आपको एक ग्रोथ दिख रही है, इसमें आपका इनफॉर्मल सेक्टर की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो थोड़ी कम है, ये फॉर्मल सेक्टर की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी। फॉर्मल सेक्टर की इन्फॉर्मेशन में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं वाइट कॉलर जॉब्स की, ठीक है। और जो इनफॉर्मल सेक्टर आ गए, इसमें आपकी लेबर्स आ गई, आपकी शॉप्स आ गए, या आपके रेडी वाले आ गए, आपके सब्जी वाले आ गए, जिनका कहीं जो खास लेखा जोखा नहीं है, जिनकी लिखित में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो आ जाती है इनफॉर्मल सेक्टर्स में, ठीक है। तो इनफॉर्मल सेक्टर का डेटा क्योंकि हमारे पास नहीं आया है या उतने अच्छे से कैलकुलेट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डेटा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये लैक ऑफ डेटा, इस वजह से जो ये ग्रोथ आपकी क्वार्टर 4 की दिख रही है, ये हम इसको अप्रोप्रिएट ना माने या उतनी अच्छी ना माने। इट मे भी हो सकता है कि अगर ज़्यादा डेटा आता है तो कम हो जाता है, या हो सकता है ग्रोथ बढ़ भी जाती है, डिपेंड्स। तो फिलहाल हमारे पास जो 1.4 है, दिस 1.4% ग्रोथ ऑफ क्वार्टर 4 इज विदाउट द इनफॉर्मल सेक्टर। द इकोनॉमिक आउटलुक रिमेन्स हाईली अनसर्टेन एंड पीरियोडिक मटेरियल रिविजन टू आर ग्रोथ फोरकास्ट में परसिस्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2022। ये कह रहा है कि अभी जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो अनसर्टेन है, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में ही बता चुका हूँ कि भले ही लॉकडाउन जो हमारे रीजनल लग रहे हैं, या मान भी लेते हैं कि आज आपका लॉकडाउन खुल जाता है, ख़त्म हो जाता है, और आज ही आपका कोविड भी ख़त्म हो जाता है, सब कुछ एक आइडियल कंडीशन में मान के चलें ख़त्म हो जाता है, तो भी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी जो है कम से कम 1 से 1.5 साल की रहेगी, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है बिजनेस को, बहुत नुकसान हुआ है आपकी लोगों की इनकम्स को। तो इसलिए जो फाइनेंशियल ईयर 2022 ये जो है 21-22 का, इसकी भी जो ग्रोथ है ये अभी हम कुछ खास कह नहीं सकते, फिर भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आपकी ग्रोथ है वो 8 से 9.5% के बीच की रहने वाली है। अब फाइनल क्या है, ये अनुमान है, ये एक ऐसा एक्सपेक्टेशन की जा रही है, करेक्ट अभी रियल जीडीपी नहीं है ये। अच्छा, अगला सवाल आता है, ये अक्सर एग्जाम में आपके सीडीएस के पेपर में, एसएससी के पेपर में डायरेक्ट पूछते थे, इवन इन द यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हु कैलकुलेट जीडीपी, या आपकी जो जीडीपी की रिपोर्ट है ये कौन देता है, तो इट इज़ कैलकुलेटेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। पहले ये एनएसएसओ था और सीएसओ, दो डिफरेंट ऑफिस थे, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और एनएसएसओ था नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों को मर्ज करके इन्होंने नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। आई होप दैट इज़ क्लियर बाय नाउ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम फोकस की टर्म्स हमारे लिए आ जाती हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये एक बार आपको देख लेना है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोड्यूस, ये भी आपको एक बार देखना है, मनी सप्लाई देखना है, रिजर्व मनी एंड हाई पावर्ड मनी, ये भी आपको एक बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और ये भी आपको एक बार देखना है। पावर प्ले टू ब्रिंग द डिजिटल इकोसिस्टम टू हील। देखिए ये बहुत बढ़िया आर्टिकल है, ये एडिटोरियल था आपका द हिंदू में, और ये बात करता है कि अभी हाल ही में हमको पता है कि न्यू आईटी रूल्स 2021 आए हैं, आईटी रूल्स इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021, ठीक है। इसके बाद से आपका व्हाट्सएप प्राइवेसी का केस तो चल ही रहा था, अब व्हाट्सएप प्राइवेसी तो उसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने नोटिस दिया ही दिया, साथ में गवर्नमेंट ने जो ये और बोल दिया कि अगर आपने ये प्राइवेसी पॉलिसी फॉलो नहीं करी तो आपके ऊपर जो एक्शन किया जा सकता है, लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं कि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये प्राइवेसी पॉलिसी फॉलो नहीं करने से हमें क्या नुकसान होगा और प्राइवेसी पॉलिसी फॉलो करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। देखिए कंपनी का ये क्लेम है, अच्छा पहले मैं आपको पिछली वीडियोस में था फिर भी एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ कि न्यू आईटी रूल्स 2021 का ये कहना है कि खास तौर से अगर हम मैसेंजर्स की बात करें, आपके व्हाट्सएप मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर की, तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो प्रोवाइडर हैं लाइक व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर, इनको ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज ढूंढना है। ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज का मतलब होगा, लेट अस से कि कोई पोटेंशियली थ्रेटफुल मैसेज है टू द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया और फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट आइडेंटिफाइज कि ये पर्टिकुलर मैसेज है थ्रेटफुल है, तो अब गवर्नमेंट चाहती है व्हाट्सएप या फेसबुक से कि आप आइडेंटिफाई करें कि फर्स्ट टाइम ये मैसेज किस बंदे ने अपने मोबाइल से लिख के भेजा है, सो दैट दे कम टू नो कि उस डायरेक्ट उस व्यक्ति को पकड़ लें और उसके इंटेंशंस को समझें कि क्या था और उसको रोक सकें। अब मान लीजिए वो मैसेज जो है ब्रॉड लेवल है, पूरे इंडिया में फैल जाए, तो इट मे इंसाइट सम हेटफुल फीलिंग्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट और इट मे लीड टू सम राइट्स इन द कंट्री। अभी देखा ही हमने हाल ही में 26 जनवरी में क्या हुआ,
CAA में, NRC में कैसे एंटी नेशनल मैसेजेस फ्लोट हो रहे थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि आपका ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज जो है वो पकड़ा जाए। अब व्हाट्सएप का इसमें ये कहना है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो अभी हमें पता है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि जो मैसेज आपने भेजा है और जिसे आपने मैसेज भेजा, सिर्फ आप दोनों ही मैसेज पढ़ सकते हो और कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। इवन व्हाट्सएप भी उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता, ना ही देख सकता है, ना ही पढ़ सकता है। इसको कहते हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। तो अगर ये नए IT रूल फॉलो कर लिए जाते हैं तो व्हाट्सएप का कहना है कि जो है आपके एन्क्रिप्शन हटानी पड़ जाएंगे, एंड दिस इज़ अगेंस्ट दी प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है। तो इसके आर्ग्यूमेंट में गवर्नमेंट ने कहा है कि पहली चीज़ तो ये देखिए, ये एक एल्गोरिथम है। हम सबको पता है कि जितना भी आज हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, दे ऑल वर्क्स ऑन दी सम कोड, मैथमेटिकल कोड, ठीक है, एल्गोरिथम जिसे हम लोग कहते हैं। तो अगर आप ऐसा एल्गोरिथम ऑलरेडी है तो आप ऐसा भी एल्गोरिथम बना सकते हैं कि आपको ये पता लग सके कि ये मैसेज फर्स्ट टाइम फ्लोट कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो आप चाहे उसमें आप एन्क्रिप्शन को थोड़ा कमज़ोर कर लीजिए, या फिर एक नया ही एल्गोरिथम बना दीजिए ताकि डायरेक्टली पता लग जाए। या फिर दूसरी बात इन्होंने ये बोली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि नो फंडामेंटल राइट इज़ एब्सोल्यूट, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। यस, टू बी वेरी ट्रू, आप शॉक होंगे लेकिन मैं सच बता दूं आपको कि कोई भी फंडामेंटल राइट आपका एब्सोल्यूट नहीं है। व्हेन आई से अबाउट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है 100% नहीं है। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस एंड दोज आर रीजनेबल लिमिटेशंस अपॉन देम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे और कभी भी बोलेंगे और किसी के भी खिलाफ बोलेंगे, नहीं। देर आर सर्टेन लिमिटेशंस ओवर इट और विच आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो यू हैव टू फॉलो दैम। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर हम ये जो नया IT रूल बना देते हैं तो इससे क्या गवर्नमेंट हमारी राइट टू प्राइवेसी छीन लेगी? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, तो देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस अपॉन देम। इसका मतलब ये नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, पहले से ही हम ना आज तक अगर जीते आए हैं अपनी कंट्री में तो ये रेस्ट्रिक्शंस पहले से ही थी, तो आज तक तो हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारी राइट टू प्राइवेसी गई है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है और ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ क्या हमारी राइट टू प्राइवेसी जाएगी? नहीं, हमारी राइट टू प्राइवेसी नहीं जाएगी। गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि वो पर्टिकुलर मैसेज का ओरिजिनेटर मिल जाए। अब आप कोई ऐसा गलत सलत मैसेज लिखिए ही मत, तो गवर्नमेंट आपको क्यों पकड़ेगी? आप ऐसा कोई मैसेज ही मत लिखिए कि कल को जो है किसी मैसेज में ऐसा लिखा हो कि हम इंडिया के 2 हिस्से कर देंगे, या ऐसा कोई मैसेज हो कि कल को चलेंगे लाल किला पे अटैक करेंगे, जैसा कि हमने पास्ट में देखा है CAA में और 26 जनवरी के किसान आंदोलन में। तो आप ऐसा मैसेज लिखिए ही मत। अब ऐसे थ्रेटफुल मैसेज लिखेंगे आप लोग तो गवर्नमेंट तो आपके ऊपर जाएगी ना चेक करने के लिए। इसलिए सिर्फ उन लोगों को नुकसान है, आपकी प्राइवेसी को कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ KS पुट्टुस्वामी केस जो 2018 और 2019 में 2 बार रूलिंग आई थी, इसमें बोला था दैट रेस्ट्रिक्शंस ऑन दिस राइट का मतलब होता है राइट टू प्राइवेसी मस्ट बी नेसेसरी, मस्ट है, देखिए मस्ट बी नेसेसरी, कंपलसरी कर दिया है, प्रपोर्शनेट कर दिया है, एंड सेफगार्ड्स अगेंस्ट एब्यूज़। यहाँ पे जो एब्यूज़ है, यहाँ पे एब्यूज़ है आपका जो राइट टू प्राइवेसी के चलते हुए एब्यूज़ होने वाला है। फॉर एग्जांपल, अभी तो हमको नहीं पता ना कि मैसेज किसने बना के भेजा है, अभी तो हमको ये भी नहीं पता कि आपके जो OTT प्लेटफॉर्म पे वीडियोज़ आती हैं वो कैसा मैसेज फॉरवर्ड करने वाली हैं, क्या क्या संदेश देने वाली हैं हमारी सोसाइटी को। तो उससे आज जो एब्यूज़ होगा उसको कंट्रोल करने के लिए राइट टू प्राइवेसी पे थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन ज़रूरी है, कंपलसरी है। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है, क्या ये जो नए रूल हैं IT रूल्स 2021, इससे पहले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के पास कोई ऐसा कानून नहीं था क्या? इससे पहले हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कभी किसी को उसके सोशल मीडिया मैसेजेस या आपके व्हाट्सएप या किसी ऐसे मैसेज के द्वारा पकड़ नहीं पाती थी? देखिए, इसका आंसर है नो। इससे पहले भी हमारी सिक्योरिटी में जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी, सिक्योरिटी फोर्सेस थी, वो काम करती थी। लेकिन वो कैसे काम करती थी एक बार देख लीजिए। पहले तो BN श्री कृष्णा कमेटी में पिछले हर लगभग ऑलमोस्ट एवरी वीडियो में मैंने ये बोला है कि BN कृष्णा कमेटी ऑन दी ऑनलाइन डेटा प्राइवेसी, पर्सनल ऑनलाइन प्राइवेसी के ऊपर है। ये एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा 2018। तो ये देखिए आज मैंने इंक्लूड कर ही दिया है। ये बोलती है कि गवर्नमेंट एजेंसीज ऑलरेडी हैव द एबिलिटी टू एक्सेस एनक्रिप्टेड डेटा अंडर IT एक्ट। कौन सा एक्ट था? सेक्शन 693 ऑफ IT एक्ट। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख भी रखा था, जो बच्चे आंसर राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पे डेटा अवेलेबल है, और इंटरव्यू के लिए जो तैयारी कर रहे हैं SSB के लिए उनके लिए बहुत बढ़िया है, आपके लिए मटेरियल है। सेक्शन 693 ऑफ IT एक्ट प्लस रूल 13 एंड 70 ऑफ IT प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग एंड डिक्रिप्शन इंफॉर्मेशन रूल्स 2009।
ये 2009 में आया था। आईटी एक्ट आपका कौन सा, आईटी एक्ट 2000 वाला, और ये आईटी रूल 13 एंड 17 ऑफ 2009, ये दो अलग अलग है। आईटी सेक्शन 693 ऑफ आईटी एक्ट 2000 एंड रूल 13 एंड 17 ऑफ आईटी रूल 2019 रिक्वायर्स इंटरमीडियरीज यानी मीडिएटर, यानी कि जिसके थ्रू आप बात कर रहे हो। अगर फेसबुक पे बात कर रहे हो तो फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो तो व्हाट्सएप। असिस्ट विद डिक्रिप्शन वेयर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैव नो अल्टरनेटिव। ये बात कह रहा है कि जो आपकी इंटरमीडियरीज हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को डिक्रिप्शन में, एनक्रिप्शन लॉक करना, डिक्रिप्शन माने उस एनक्रिप्शन को हटा के मैसेज पढ़ना या जानकारी देना, जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास कोई और आइडिया या कोई और तरीका काम नहीं है, जहाँ पे उनके लिए डेड एंड हो जाए कि अब हमको डी इनक्रिप्ट करना ही पड़ेगा, वहाँ पे ये आपकी जो कंपनीज हैं, इंटरमीडियरीज हैं, हेल्प करेंगी। किस लॉ के तहत, सेक्शन 693 ऑफ आईटी एक्ट एंड रूल 13 एंड 17 ऑफ आईटी प्रोसीजर सेफगार्ड फॉर इंटरसेप्शन मॉनिटरिंग एंड डिक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन रूल 2009। अब बात करते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज बिना इस कानून के हैंडीकैप हो जाएगी, इस कानून के बिना हमारी सिक्योरिटी फोर्स कुछ नहीं कर पाएगी। नो, इसका आंसर है बिग नो। और सिक्योरिटी फोर्सेज रादर गेट स्ट्रेंथन, इस रूल के बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और स्ट्रेंथन हो जाएगी। ऐसा नहीं कि इसके बिना भी काम कर रही थी, उसका आंसर मैंने ये दिया आपको ऊपर, लेकिन इस रूल के साथ इट विल गेट मोर स्ट्रेंथन विद न्यू रूल्स एज इट बिकम्स कंपल्सरी फॉर इंटरमीडियरीज टू फाइंड द ओरिजिनेटर। इट ईजेज द टास्क, स्वाभाविक सी बात है, टास्क आसान हो गया। ऑल्सो दी होल न्यू आईटी रूल 2021 की सारी बात हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के अराउंड कर रहे हैं, लेकिन इसमें ना डिजिटल मीडिया जो कि आपके टीवी न्यूज़ चैनल्स हो गए, एनडीटीवी, आज तक, अदर हो गए, साथ ही साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म आपका अमेजॉन हो गया, आपका नेटफ्लिक्स हो गया, जी प्राइम हो गया, इनके ऊपर भी बात है। अब आप कल को कोई ऐसी वीडियो सीरीज़ नहीं बना सकते ना जिसमें ये बात करी जाए कि भारत में दंगे करा देंगे, आज से 5 साल बाद जो है भारत का एक और हिस्सा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आप ऐसी कोई वीडियो नहीं बना सकते। अभी लास्ट ईयर 2020 में ही एक वीडियो आउट हुई थी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, जिसमें जो है एक आर्मी मिलिट्री को पोर्नोग्राफी में दिखाया गया था। आप ऐसी चीज़ें नहीं दिखा सकते। ये समाज के लिए बुरा है, ये समाज की आइडियोलॉजी के लिए बुरा है, और उस इंस्टीट्यूशन के लिए तो छोट पहुँचती जो आपके लिए दिन रात सेवा कर रही है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी न्यू आईटी रूल्स हैं, और डिजिटल मीडिया के लिए भी एथिक्स कोड हैं। आप न्यूज़ चैनल पे बुला के कुछ भी देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, ये आपको समझना पड़ेगा ना। आप लोग बोल सकते हैं कि सर ये तो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी बोलें। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करिए, खूब क्रिटिसाइज़ करिए, उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट क्रिटिसाइज़ करिए, ठीक है, लेकिन आप नेशनैलिटी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, आप नेशन के खिलाफ नहीं बोल सकते। एंड इट इज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये करंट गवर्नमेंट, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस गवर्नमेंट हो, उनका लेना देना नहीं है इससे। ये जो चेक्स हैं आपका फंडामेंटल राइट्स पे, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही प्रोवाइड करा रखे हैं, पहले से ही हैं। आई होप दैट इज़ क्लियर। एंड आफ्टर दिस आईटी रूल्स नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्स। अभी तक क्या था कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज भागती थी इधर उधर डेटा कलेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अभी आपको ही पता होगा, कुछ 4-5 दिन पहले हमारी दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम थी वो गई थी ट्विटर के ऑफिस, और ट्विटर का ऑफिस ही बंद था वहाँ पे। और उन्होंने फिर जब ऑफिस से किसी सीनियर ऑफिशियल से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोल दिया कि देखिए ट्विटर का तो जो असली ऑफिस है वो अमेरिका में है, तो वहाँ से हैंडल होता है, आप वहाँ जाइए। मतलब उसके लिटरली उन्होंने कह दिया कि आप वहाँ चले जाइए। भैया तू किस लिए इंडिया में, आप इंडिया में किस लिए, हम तो आपसे बात करेंगे ना, आपका ऑफिस इंडिया में है, ठीक है। तो ये जो जो इनकी आइडियोलॉजी है या जो इनका बिहेवियर है, इससे बचने के लिए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काम आसान हो जाए, इस आईटी रूल के तहत इट इज़ नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरीज टू आइडेंटिफाई द ओरिजिनेटर एंड मीडिया हाउसेज टू असिस्ट द गवर्नमेंट। आई होप दैट इज़ क्लियर बाय नाउ। नेक्स्ट है जूही चावला मूव्स हाई कोर्ट ऑन 5G टेक्नोलॉजी। देखिए, मैं आपको ये बात बता दूं कि जूही चावला एक्ट्रेस हम सब जानते हैं, वो 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ उन्होंने एक कोर्ट में केस डाला है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है कि ये कितना हार्मफुल होने वाला है, इसका 5G टेक्नोलॉजी का इफ़ेक्ट हेल्थ पे, लाइफ पे, ऑर्गन्स पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे कितना पड़ने वाला है। ये पूरा यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कि इन कंट्री में कितना होने वाला है, ठीक है। तो अब ये कल 2 जून को इस पिटीशन को हाई कोर्ट लेगा और देखेगा कितना है। तो अभी रिजल्ट क्या आने वाला है वो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए जानने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके तहत हमारे देश में ये सारी सारे आपके ब्रॉड कनेक्शन चलते हैं आपके
जितने भी आपके आइडिया हैं या आपका BSNL है, जियो है, इसका जो भी कनेक्शन है आपका, इसको रेगुलेट ट्राई करता है। ये मॉनिटरिंग अथॉरिटी है इंडिया में आपके कनेक्शन के लिए। अब बात करते हैं कि 5G जो है आपका वो कैसे काम करेगा। देखिए अभी तक हमको पता है कि 4G और 5G में 4G और 5G में डिफरेंस कैसा आएगा। 4G में देखिए क्या है कि आपके पास एक ना मास ब्रॉडबैंड प्रोड्यूसर होता है। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपका कि ये एक सिटी है पूरी, और अभी आपकी सिटी में जो है पता चला कि 3 टावर, पूरे शहर के लिए खाली 3 टावर हैं। चलिए 4 टावर ले लेते हैं कि पूरे शहर के लिए 4 टावर हैं जो सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर रहे हैं और भेज रहे हैं। तो अभी पूरा शहर 4G इन 4 टावरों से ले रहा है। जब हम 5G की बात करते हैं तो 5G में ना इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप होगा। 5G में क्या होगा, क्योंकि हमको पता है 5G के लिए स्पीड ज़्यादा चाहिए, सॉरी 5G में स्पीड ज़्यादा मिलेगी। स्पीड ज़्यादा के लिए क्या होगा कि आपका ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है कम टाइम पीरियड में। ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र कम टाइम पीरियड में होने का मतलब ये है कि आपके जो टावर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, वो नज़दीक आ जाएंगे। अभी दूर दूर है उनकी रेंज, लेकिन तब क्या होगा, जहाँ एक शहर में 4G में 4 थे, अब एक शहर में 5G के लिए हो सकता है कि 8 हो जाएँ या 10 हो जाएँ। आई होप दैट मेक्स इट क्लियर टू यू। अब जो इसके अराउंड कंट्रोवर्सी होती है वो ये होती है कि अभी तक तो हम लोग ये कहते थे कि यार 4 मतलब जो नॉर्मल हमारे आपके सिग्नल्स आते हैं, इससे जो आपकी बर्ड्स को नुकसान है, इससे आपकी हनी बीज को नुकसान है। जो बर्ड्स, जो आपकी रेडियो वेव चलती हैं उनसे बर्ड्स को जो है अपने माइग्रेशन करने में जो है दिक्कतें आती हैं, और साथ ही साथ जो है आपकी हनी बीज मरती जा रही हैं, वो ख़त्म हो रही हैं, तो उससे भी नुकसान है। साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि जो रेडिएशंस निकलती हैं ये आप लोगों में चिड़चिड़ापन पैदा कर देती हैं, ये डिप्रेशन को भी बढ़ावा देती हैं। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में जो है लीवर को भी अफेक्ट करती है और कहीं तक हार्ट को भी अफेक्ट करती हैं हमारी। तो इस बारे में भी ये बात करते हैं। तो जब इतने सारे हमारे जो है क्या कहते हैं आपके सिग्नल एम्पलीफायर पोल्स बढ़ जाएंगे, जिसे हम लोग नॉर्मल पोल कह देते हैं आपके, तो जब इतने सारे हो जाएंगे तो फिर बॉडी पे कितना इफेक्ट आएगा, आपकी लाइफ पे कितना इफेक्ट आएगा, इसके ऊपर कल जूही चावला जी का केस हाई कोर्ट में लिया जाएगा और फिर हाई कोर्ट देखेगा क्या रूलिंग है। ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया देने की कोशिश की है कि कैसे कैसे काम होगा। अभी क्या है कि आप देखिए 4G मैक्रो, 4G मैक्रो मैक्रो, और देखिए दूरी देखिए कितनी। अभी हमारे पास ऐसे पोल होते हैं। जब 5G की बात करेंगे तो 5G ऑलमोस्ट डिस्टेंस देखिए डिस्टेंस कितने नज़दीक आ जाएगा। साथ ही साथ फिर हर चीज़ कनेक्ट हो जाएगी आपका 5G से। आपका इवन जो लाइट टावर्स होंगे, लाइट टावर्स या आपका ATM होगा, वो भी 5G से कनेक्ट हो जाएगा। आई होप दैट इज़ मेकिंग अ क्लियर फॉर यू, दैट इज़ मेकिंग द आइडिया क्लियर फॉर यू। जैसे ये आपका 5G, आपकी कार, आपकी स्मार्ट एनर्जी, आपकी लैपटॉप, सब इंटरनेट, कंप्यूटर, हॉस्पिटल्स, आपके ट्रक्स, आपकी कार, सब जो है आपका 5G से कनेक्ट हो जाएगा। इसके लिए क्योंकि आपको डेटा ज़्यादा ट्रांसफ़र करना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, और फिर वही अगेन सेम रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ और सेम मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज, और उससे क्या नुकसान होगा बॉडी पे, फ्लोरा को, फोना को, उसके ऊपर ये इशू सारा अराउंड घूम रहा है। लेकिन अभी हमें कुछ ही समय पहले हम ये भी देख रहे थे कि आपके व्हाट्सएप पे एक न्यूज़ फॉरवर्ड हो रही थी कि ये कोरोना जो है आपके 5G टेक्नोलॉजी की वजह से आ रहा है। तो भैया ऐसी कोई बात नहीं, ये बिल्कुल फेक है और इसके ऊपर ना जाएं। ये एक नई छोटी सी न्यूज़ आई हमारे लिए कि मोहपात्रा जी जो हैं वो आपके CBDT के नए चीफ हैं। साथ ही साथ जस्टिस मिश्रा जो है वो NHRC को हेड करेंगे। तो CBDT हुआ आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और NHRC हुआ आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और मोहपात्रा जी का पूरा नाम हुआ JB मोहपात्रा, और जो आपके NHRC के जो नए हेड हैं वो है श्री अरुण कुमार मिश्रा जी। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से CBDT और NHRC दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाई कोर्ट बोलता है कि अफेयर नॉट अ रीजन टू डिनाई चाइल्ड्स कस्टडी। देखिए क्या हुआ था, एक केस हुआ था, उसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है उन्होंने उसमें एक केस गया था। उसमें ये बोला गया था कि कोई कपल था, उसमें जो लेडी थी उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, तो दोनों का जो है शादी टूट गई, ब्रेकअप, मतलब व्हाट शुड आई से, डिवोर्स हो गया या दे गॉट सेपरेटेड, ऐसा तो इस न्यूज़ में नहीं लिखा था, बट प्रोबेबली लेट अस अज्यूम कि अब वो दोनों अलग अलग रहने लगे। तो हुआ क्या कि क्योंकि औरत का जो है, जो लेडी थी, उसका जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, तो बच्चे की कस्टडी जो थी वो पिताजी ने ले ली। अब कोई माता अपने बच्चे के बिना कैसे रह सकती है, तो माता जी ने केस दायर किया, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर उसने हाई कोर्ट में फाइल किया। हाई कोर्ट ने बोला कि जो
केस है जो अगर कोई व्यक्ति उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल भी रहा है, इट डज नॉट मीन कि वो जो व्यक्ति है वो एक अच्छा माँ या अच्छा बाप नहीं हो सकता। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द लेडी और द मेल इज़ नॉट अ गुड फादर और अ मदर। ठीक है, तो ये उन्होंने अपनी यहाँ पे रूलिंग दी थी, जजमेंट दिया था। और इसमें हमारे लिए इस पूरे केस में ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाई कोर्ट द पिटिशनर ऑफ द मदर हैज़ फाइल्ड अ हबीज कॉर्पस रिट इन द हाई कोर्ट, हबीज कॉर्पस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले तो भैया रिट क्या है, और दूसरा फिर बात करते हैं हबीज कॉर्पस क्या होता है, और फिर ये बात करेंगे कि जब कैसे समझेंगे इसको। देखिए, पहले तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि डायरेक्ट हाई कोर्ट में केस गया नहीं होगा, पहले ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में चला होगा। जब वहाँ के कोर्ट ने रूलिंग दे दी होगी कि बच्चे की कस्टडी पिताजी के पास रहेगी, तब इस लेडी ने हाई कोर्ट में रिट लगाई होगी कि प्लीज़ मुझे जो है मेरा बच्चा दिलवा दीजिए। ओके, तो जब मैंने क्या बोला, रिट, हबीज कॉर्पस और हाई कोर्ट, हमारे पास तीन चीज़ें यहाँ पे आती हैं। पहले तो समझिए रिट क्या होता है। रिट इज अ रिटन ऑर्डर। रिट क्या है? एक रिटन ऑर्डर है दैट मेक इट कंपलसरी फॉर दी, जिसके लिए भी वो इशू किया जा रहा है, फॉर दी इंस्टीट्यूशन टू बी इशूड कंपलसरी टू फॉलो दी ऑर्डर। जिस भी इंस्टीट्यूशन के लिए ये रिट इशू करी गई है उसके लिए कंपलसरी हो जाता है कि इसको फॉलो करें। ठीक है, अब बात करते हैं हबीज कॉर्पस की। हबीज कॉर्पस का लिटरल मीनिंग होता है टू हैव अ बॉडी। टू हैव अ बॉडी का मतलब कि ये व्यक्ति या ये बॉडी या शरीर जो है मेरे सामने प्रस्तुत करो। ठीक है, अब बात करते हैं रिट की। जैसा कि मैंने कहा, इट्स अ रिटर्न ऑर्डर, और ये किसने इशू किया? हाई कोर्ट ने। देयरफॉर हमें ये समझ में आता है कि हाई कोर्ट जो है रिट इशू कर सकता है या ऐसा रिटर्न ऑर्डर इशू कर सकता है जिसमें वो लोअर कोर्ट को ये कह सकता है कि भैया आप ये व्यक्ति का केस जो हमें दे दो, ये व्यक्ति हमें दे दो। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, रिट इशू करने की पावर देश में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट की जो रिट इशू है वो आर्टिकल 32 से मिलती है, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, फंडामेंटल, और जो कि एक फंडामेंटल राइट भी है। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी कहते हैं हमको, विच एम्पावर सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट। साथ ही साथ जो हाई कोर्ट को अथॉरिटी देता है, दैट इज आर्टिकल 26, एंड लेट मी टेल यू, आर्टिकल 26 इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, फर्स्ट थिंग। लेकिन एक चीज़ बता दूं, जो रिट है ये इशू करवाना व्यक्ति का फंडामेंटल राइट। दैट अगर इंडिया में 137 करोड़ सिटीजन्स हैं तो ये हर सिटीजन का राइट है कि वो कोर्ट को बोले कि आप मेरे रिट इशू कर दीजिए। बट दिस रिट्स आर अ प्रेरोगेटिव राइट्स, मतलब कि आपका फंडामेंटल राइट तो है कि आप कोर्ट से अपील करें कि आप मुझे जो है रिट इशू करके दो, लेकिन इट इज़ अप टू सुप्रीम कोर्ट दैट दे मे फाइंड इट सुटेबल टू इशू रिट और नॉट। जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ये लगेगा कि हाँ भाई केस अच्छा है एंड रिट शुड बी इशूड, तब वो रिट इशू करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इट इज़ अप टू द सुप्रीम कोर्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंपॉर्टेंस होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स, हबीज कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी एंड को वारंटो। ये 5 तरह की डिफरेंट आपकी रिट्स हैं, और साथ ही साथ अगेंस्ट हुम दे कैन बी इशूड। फॉर एग्जांपल कुछ रिट्स तो होती हैं जो जुडिशरी के अगेंस्ट होती हैं, लोअर हाई कोर्ट्स के, कुछ होती हैं जो लोअर जो एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट होती हैं, फॉर एग्जांपल पुलिस हो गई या आपकी गवर्नमेंट हो गई, उनके अगेंस्ट होती है। तो ये भी आपको पढ़ना है किसके अगेंस्ट कौन सी रिट इशू होती है, और साथ ही साथ इनके फंक्शंस क्या होते हैं। अलग अलग रिट का अलग अलग फंक्शन है। एज बर्थ डिक्लाइन चाइना टू अलाउ कपल टू हैव थर्ड चाइल्ड। देखिए, हम सबको पता है कि चाइना जो अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, और जल्दी ही शायद इसी में 20 से 30 के बीच में ही हम जो है चाइना को ओवरटेक कर जाए, इंडिया विल बिकम द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। अब हुआ क्या, चाइना ने इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देख के 1979 में एक पॉलिसी लाया था कि 1 चाइल्ड पॉलिसी, जिसके बाद उन्होंने ये देखा कि पॉपुलेशन जो है बहुत ड्रास्टिकली गिरने लगी। ओके, यहाँ तक भी ठीक था। अब हुआ क्या, उन्होंने ये कहा कि जब पॉपुलेशन गिरने लगी, जब पॉपुलेशन बर्थ कम होने लगे, सॉरी रादर आई शुड से बर्थ रेट कम होने लगा, तो क्या हुआ कि जो एजिंग पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगी। जब जवानों के बच्चे कम होंगे तो जवानों की संख्या कम होगी, तो जो ऑलरेडी जवान है उनमें बुढ़ापा ज़्यादा होता चला जाएगा, तो कंट्री के ऊपर लोड बढ़ेगा, क्योंकि बूढ़े लोग उतना काम नहीं कर सकते थे, बूढ़े लोग काम नहीं कर सकते तो ह्यूमन रिसोर्स कम हो जाएगा, और दे विल बिकम अ लायबिलिटी अपॉन दी स्टेट, और स्टेट को उनको खिलाना पड़ेगा बैठा के। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सिमिलर केस इन जर्मनी में भी वहाँ पे जो है बूढ़ों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। रशिया में भी जो है बूढ़ों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। साथ ही साथ सेक्स रेशियो भी रशिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंट चेंज है, मतलब बहुत ही गैप है।
अब जो हुआ क्या कि उसके बाद तो पहले वन चाइल्ड पॉलिसी हुई। अब चाइनीज़ को क्या था कि 2 बच्चे पैदा नहीं करेंगे, और जो 2 बच्चे पैदा करेगा उनको जो है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल में भी डाला जा सकता था। ये उनके ये राइट बनाया गया था, एक कानून लाया गया था। तो चाइनीज़ों ने क्या करा कि एक ही बच्चा आप कर सकते हैं। अब इस एक बच्चे करने के चक्कर में क्या हुआ कि जो सेक्स रेशियो था उसमें बहुत डिफरेंस आ गया। अब अगर एक ही बच्चा होगा तो प्रोबेबली बहुत ही हाई चांसेस हैं कि हर कोई यही चाहेगा कि जो उनकी फैमिली वो आगे बढ़े, और उस केस में गर्ल चाइल्ड को वो नहीं चाहेंगे, और एबॉर्शन का रेट जो था बहुत हाई हो गया था। मेल चाइल्ड ज़्यादा हो गया चाइना में, और चाइना में जो फीमेल का रेशियो, सेक्स रेशियो बहुत ही कम हो गया है। ठीक है, तो हमने ये भी न्यूज़ पढ़ी है कि जो चाइना में जो अनमेरिड मेल्स हैं उनके लिए जो फीमेल्स लाई जा रही हैं शादी करने के लिए, वो पाकिस्तान, वियतनाम से या फिर कुछ सेंस में मंगोलिया से भी जो है फीमेल्स स्मगल की जा रही हैं, और वहाँ पे चाइनीज़ मैन उनसे शादी कर रहे हैं। तो देखिए ये भी, अगर जो आप ऐसी कोई ड्रास्टिक कानून बनाते हैं, एक आई शुड से कि ड्रैकुलन कानून बनाते हैं, तो उसका आउटकम भी हमें उतना ही ड्रैकुलन मिलता है। फिर क्या करा इसको चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, समझते हैं पॉलिसी मेकर्स ने देखा कि आगे पॉपुलेशन हमारी बहुत एजिंग होती जा रही है, इसके लिए उन्होंने 2016 में क्या करा कि 2 चाइल्ड पॉलिसी ला दी कि अब आप जो है अपने पास 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं कोई भी फैमिली। जब 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई तो हमने ये देखा कि पॉपुलेशन रादर मोर ड्रास्टिकली जो है आपके बर्थ रेट थे वो गिरने लगे, बर्थ रेट और ज़्यादा गिरने लगा। तो अभी जो है इसका आपका जो चाइना का बर्थ रेट है वो 1.1 का है, 1.1। सोचिए कि 1.1 बर्थ रेट का मतलब होगा कि ऑन एन एवरेज एक चाइनीज़ फीमेल जो है एक बच्चे को पैदा करती है, ये बर्थ रेट है। वेर एज इंडिया का बर्थ रेट अभी भी बहुत हाई है, एंड दैट इज़ 2.7, कि ऑन एन एवरेज इंडिया में एक फीमेल 2.7 बच्चों को बर्थ देती है। ठीक है, तो जब हमने ये देखा कि 2 चाइल्ड पॉलिसी के बाद भी बर्थ रेट नहीं बढ़ रहा और रादर इट डिक्लाइन, तो अब जो है इसको चाइना ने समझते हुए जो है 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया है। देखिए क्या होता कि पहले ही अगर ये 2016 में बोल देते कि नहीं 4 चाइल्ड पॉलिसी या 5 चाइल्ड पॉलिसी, तो दुनिया हंसती। इसलिए उन्होंने पहले 2 करा, अब 3 कर दिया, तो ग्रेजुअली दे आर इंक्रीजिंग, एंड लेट्स सी व्हाट डिफरेंस इट विल मेक इन द डेमोग्राफी ऑफ द चाइना। एंड सिमिलरली अभी देखिए इंडिया भी एक यंग एज है, यंग कंट्री है, बहुत सारी पॉपुलेशन इंडिया की 15 से 45 के बीच में, अप्रॉक्स मोर देन 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज बिटवीन 15 to 45 ईयर्स ऑफ एज। तो अब कल को ये जो पॉपुलेशन है जो मोर देन 50 है, ये कल को एजिंग भी होगी, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज बर्डन ओवर द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसी मेकर्स फॉर द फ्यूचर। तो देखना है हमको आगे क्या पॉलिसीज आती हैं चाइना की और हमारी भी, और इसको आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल हमारे लिए इस न्यूज़ में इतना ही था, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वेरियस डेमोग्राफिक रेशियोज ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट, फर्टिलिटी रेट, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। इनके अभी फ़िलहाल हमारे पास जो भी डेटा है वो 2011 का डेटा है हमारे पास। ठीक है, तो जब तक, वैसे तो इस साल सेंसस होना था, लेकिन जब तक सेंसस नहीं हो रहा है तो एग्ज़ाम में आपके पास जो भी डेटा होगा या आएगा वो 2011 का ही आएगा। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो एंड रीड दैम फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की सारी न्यूज़। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ सजेस्ट मी जो भी आपको सजेशंस हो, एंड आई विल वर्क अपॉन देम, एंड आई होप यू लाइक इट। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू, स्टे सेफ, गुड नाइट।